हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वहाँ पर ऑर्डर भी वन था और डिग्री भी वन थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर और डिग्री वन, मतलब हायर ऑर्डर, ये इसके ऑर्डर कितना है n, डिग्री क्या है 1, इसके ऑर्डर क्या है n-1, डिग्री क्या है 1। तो मतलब लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कांस्टेंट होंगे, साथ में कहीं भी वेरिएबल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म होती है, जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है P0 d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n प्लस P1 d टू द पावर n-1 y अपॉन dx टू द पावर n dx टू द पावर n-1 प्लस P2 d टू द पावर n-2 y अपॉन dx टू द पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू Pn y इज इक्वल टू Rx। R इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें जो P0, P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn है, ये क्या है, सभी कॉन्स्टेंट्स होंगे, यहाँ पर वेरिएबल नहीं होंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही पढ़ना है यहाँ पर हमको। एंड Rx जो राइट हैंड साइड में दिया है, Rx ये किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। इसमें x का फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे e टू द पावर ax, मतलब कई केस बनते हैं इसमें। e टू द पावर ax हो सकता है, साइन का अगर पढ़ते हैं तो साइन आता है तो अलग केस है उसके लिए। जैसे फर्स्ट केस है आपका रहेगा e टू द पावर ax का, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका अलग केस है। अगर राइट हैंड साइड में साइन का केस आता है या कॉस आता है तो उसके लिए अलग केस है आपका। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आता है या एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आता है तो उसका अलग केस है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसके लिए अलग है। मतलब यहाँ पर जो भी होगा एक्स का फंक्शन होगा, साइन का, कॉस का या एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक, कोई भी। आर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर हम डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को अगर हमने कैपिटल डी लिखा तो यहाँ पर ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर P0 d टू द पावर n y प्लस P1 d टू द पावर n-1 y प्लस P2 d टू द पावर n-2 y प्लस एंड सो ऑन अप टू Pny इज इक्वल टू Rx। ये हमारा किसका फंक्शन है, ये पूरा d का फंक्शन है, d का फंक्शन बन रहा है। फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल टू Rx। अब यहाँ से क्या है, हमें दो सॉल्यूशन निकालने होंगे इस चैप्टर में। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब एक को हम बोलते हैं CF, दूसरा होता है PI। तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें, y, तो जो y का सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पर वो निकलेगा CF प्लस PI। जब हम CF निकालेंगे तो YC से डिनोट करेंगे, जब हम PI निकालेंगे तो YP से डिनोट करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से निकाला जाता है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर जो सब पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे तो उसका राइट हैंड साइड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है और राइट हैंड साइड से पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहले हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का PI से जो राइट हैंड साइड है Rx से कोई कनेक्शन नहीं होता, केवल यहाँ पर किससे निकलता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो वो आपका कैसे निकलेगा कि पहले जो भी राइट हैंड साइड में लिखा होगा अपॉन में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होगा वो उसके अपॉन में जाता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का PI से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन PI जब निकालेंगे तो वो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू CF प्लस PI। इस तरह से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो फंक्शन लेते हैं और राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको फंक्शन दिया है कि d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया e टू द पावर x y। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होगा, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे, d² प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर इसके हम यहाँ से रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स क्या होंगे, हो सकता है रूट्स हमारे डिफरेंट हो, रूट्स इसके रियल भी होने चाहिए और साथ में अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उसके लिए केस अलग होगा। अगर रूल हमारे इक्वल हैं, जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उसके लिए केस अलग होगा। अगर रूट्स इक्वल हैं उनके लिए अलग होगा। अगर रूट्स इमेजनरी हैं उसके लिए केस अलग होगा और रिपीटेड इमेजनरी हैं उसके लिए अलग होगा। तो अब हम इसके पहले केस पढ़ते हैं। Rules for finding the complementary function. Rules for finding the complementary function.
इसका केस फर्स्ट है when the roots of auxiliary equation are real and distinct. अगर रूट्स हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब m इज इक्वल टू मान लो m1 है, m2 है, m3 है, मतलब 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, -4 आ रहे हैं, इस टाइप से अगर रूट्स आ रहे हैं तो CF, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF से डिनोट करेंगे. ये हो जाएगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x. जैसे इक्वेशन होती है उसके हम रूट्स निकालते हैं. अगर रूट्स मान लो आपके आ रहे हैं 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x प्लस C3 e टू द पावर 4x. इस टाइप से आपके रूट्स आ जाएंगे. अब सेकंड केस है इसका, when the roots are equal. अब 2 रूट्स भी इक्वल हो सकते हैं. 3 रूट्स अगर 2 ऑर्डर की है और रूट्स इक्वल आ रहे हैं, 2 रूट्स इक्वल आ रहे हैं. 3 ऑर्डर की है, हो सकता है उसमें 3 रूट्स इक्वल आ रहे हो. तो 2 रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो उसके लिए केस अलग होगा. m इज इक्वल टू मान लो आपका ये आ रहा है m1 इज इक्वल टू m2, m3, m4, ये आपके डिस्टिंक्ट है. तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे इसमें? C1 प्लस C2x, क्योंकि कितने रूट्स इक्वल हैं इसमें? 2 रूट्स इक्वल हैं. तो यहाँ पर अगर हम लिखें 2 रूट्स आर इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं when 2 रूट्स आर इक्वल. 2 रूट्स आर इक्वल. ठीक, जब 2 रूट्स इक्वल होंगे तो C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x. अब यहाँ से m3 m4 ये आपके क्या है? डिस्टिंक्ट हो गए. तो C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस एंड सो ऑन. लेकिन अगर आपके 3 रूट्स इक्वल होते हैं, लेट m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, अगर 3 रूट्स आर इक्वल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये और m4 m5 ये सभी आपके डिस्टिंक्ट हैं. तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर? C1 प्लस C2x, यहाँ पर यही रहने देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेट m इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 m3 m4, बाकी सभी डिस्टिंक्ट हैं. 2 रूट्स इक्वल हैं. यहाँ पर अगर 3 रूट्स इक्वल है m1 m2 m3 और बाकी सभी डिस्टिंक्ट है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर. अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो C3x स्क्वायर तक जाएगा. अगर 4 रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब. ठीक, फिर बाकी सभी क्या हैं? आपके डिस्टिंक्ट होंगे. e टू द पावर m1x, बाकी सभी क्या हैं? हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब C4 e टू द पावर m4x प्लस एंड सो ऑन. अब हम लिखते हैं केस थर्ड, when the roots are imaginary. when the roots are imaginary, जब रूट्स इमेजनरी हैं, मतलब m इज इक्वल टू अगर इस फॉर्म में आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स C1, ये चेंज हो जाएगा जब आपके रूट आपके रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और जब इक्वल हैं उसके लिए अलग केस है. लेकिन जब आपके रूट्स इमेजनरी हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स. ठीक, इसी तरह से केस फोर्थ है आपका, when रूट्स आर रिपीटेड इमेजनरी. रूट्स आर रिपीटेड इमेजनरी, अगर एक ही रूट आपका 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है वहाँ पर, जैसे m इज इक्वल टू अल्फ़ा, m इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2, मतलब आपका 2 बार आ रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा. ठीक, m1 m2. इसी तरह से अगर m इज इक्वल टू m3 m4 इक्वल आ रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा. तो जब 2 रूट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, इमेजनरी रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे e टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1, बाहर यही रहेगा, बाहर कोई चेंज नहीं होगा. e टू द पावर अल्फ़ा एक्स में जो कांस्टेंट है उनमें चेंज हो जाएगा. C1 प्लस C2x, जैसे 2 रूट्स इक्वल होते हैं C1 प्लस C2x लिखते हैं, कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स. ये हो गई जब हमारे रूट्स कैसे हैं? रिपीटेड इमेजनरी हैं. इसी तरह से अगर हम लिखें कि हमारे रूट्स जब
इरोटेशनल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा है, केवल अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा केस फिफ्थ है। मेन आपकी जो केस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इनसे सारे सम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो व्हेन रूट्स आर इरोटेशनल मतलब रूट में दिए हुए हैं, तब हम कैसे लिखेंगे, मतलब हमने ये माना कि m इज इक्वल टू हमें इस टाइप से दिया है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, आई नहीं है, इमेजनरी नहीं है, केवल इरोटेशनल है। तब हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e टू द पावर अल्फा एक्स c1 कॉस, अब इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा, c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, जब भी रूट वाला फंक्शन आएगा तब हम ये लिखेंगे c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ठीक, इसी तरह से केस 6 हो जाएगा आपका, व्हेन रूट्स आर रिपीटेड इरोटेशनल, अगर इसमें भी रूट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब हमने लिया m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, ये आ रहा है अल्फा प्लस रूट बीटा। ठीक, इसी तरह से m3 इज इक्वल टू m4 आ रहा है, मतलब दोनों में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारा e टू द पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x, जैसे हमने इमेजनरी में किया था सेम वैसे c1 प्लस c2x कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ठीक, अगर इसको नहीं करना है, केवल जो स्टार्टिंग में हमने 4 केस पढ़े हैं उसी से सम करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे उसमें, अल्फा प्लस रूट बीटा, जैसे अगर आ रहा है 2 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो c1 e टू द पावर 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस c2 e टू द पावर 2 माइनस रूट 3 एक्स, इसको हम रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले केस से भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 आ रहा है, तो एक में प्लस हो गया एक में माइनस हो गया, इसी तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो c1 प्लस c2x e टू द पावर 2 प्लस रूट 3 एक्स, इस टाइप से भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे करना चाहें हाइपरबोलिक फंक्शन से, तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आप निकालने के रूल हैं। अब इस पर हम सम करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। अभी हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के हम सब सारे केसेस पे कर लेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी है उसमें डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमें एक ऑपरेटर कैपिटल डी लेना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, इसके लिए हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि d की जगह हम m रखते हैं, y इज इक्वल टू 1 रखते हैं एंड आर एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पुट d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स, जो भी राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो तो यहाँ 0 ही है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के फिर हम इसके रूट्स निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में केवल d की जगह m रखना है, y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल टू 0। m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 5 माइनस 3 m माइनस 5, यहाँ पर हो गया m माइनस 3 एंड m माइनस 5 इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू हो गया 3 एंड 5। तो हमारे रूट्स कैसे हो गए, यहाँ पर रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट है रूल हमारे, रूट हमारे दोनों डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y,
तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब वाई सी, इसको वाई सी भी लिख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या आ जाएगा C1, केस फर्स्ट लगेगा, यहाँ पर रूट्स हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर m2x, m2 कितना है 5, ये हो गया 5x, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे रूट्स कैसे थे, इसमें इक्वल थे, डिस्टिंक्ट थे। अब हम ऐसा सम लेते हैं जिसमें रूट्स हमारे इक्वल हैं। सॉल्व d टू द पावर 4 प्लस 6d क्यूब प्लस 9d स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1, देन, और अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन दिया होगा तो उसको rx इक्वल टू 0 रख देंगे, तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। क्योंकि जो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है इस इक्वेशन का एक्चुअल सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 6m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, m स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हैं m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसके 2 रूट्स आएंगे, m स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू 0 0, m प्लस 3 होल स्क्वायर मतलब m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 रूट्स आर इक्वल एंड ये भी दोनों रूट्स आपके इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा मतलब वाई सी, मतलब m1 m2 इक्वल है और m3 m4 इक्वल है, तो इसका क्या हो जाएगा C1 प्लस, जब 2 रूट्स इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2x e टू द पावर m1 m2, ठीक, 0x प्लस C3 प्लस C4x, ये दोनों भी इक्वल हैं, C3 प्लस C4x e टू द पावर m3x मतलब e टू द पावर -3x, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्ड, ये है सॉल्व d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें हमें इसकी पहले क्या करते हैं, जो भी सम दिया होता है उसको पहले कैपिटल D फॉर्म में लिखते हैं, ऑपरेटर जो हमारा d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या करते हैं कैपिटल D के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, मतलब d को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, m में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4d, y हम कॉमन ले लेंगे, 4d इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1, d इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके हम डायरेक्ट फैक्टर अभी नहीं निकाल सकते, तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5, 20 अपॉन 2a, a कितना है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4, अंडर रूट -1 मतलब आयोटा, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 2। m इज इक्वल टू हो गया -2 प्लस माइनस आयोटा। हमारे रूट्स कैसे हो गए, यहाँ पर रूट्स है हमारा इमेजनरी। इससे पहले हमने जो किया था वहाँ पर क्या था, रूट डिस्टिंक्ट थे, उसके बाद हमने किया वो था रियल थे और इक्वल थे, तो 2 रूट्स इक्वल आ रहे थे। यहाँ पर जो रूट्स हमने निकाले हैं वो रूट्स कैसे हैं, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम इजीली, तो हमने किस फॉर्मूले से किया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो यहाँ पर रूट्स आपके कैसे हो गए, इमेजनरी। अब इसका कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से करेंगे,
तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, वाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा क्या है -2 सी वन कॉस बीटा एक्स, बीटा कितना होगा 1 एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स मतलब 1 एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4th एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व d4y अपॉन dx टू दी पावर 4। अभी हमने क्या किया है, ये इमेजनरी लिए। अब एक हम ऐसा सम लेते हैं जिसमें रिपीटेड इमेजनरी हो, d4y अपॉन d टू दी पावर 4y अपॉन dx टू दी पावर 4 प्लस 8d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर है d अपॉन dx, इसको हमें कैपिटल D में लिखना है। ये हो जाएगा d टू दी पावर 4 प्लस 8d² प्लस 16 इंटू y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1, देन ये किसके लिए निकालते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके लिए निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। क्या हो जाएगा, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगी m टू द पावर 4 प्लस 8m² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके आगे क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम m² प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m टू द पावर 4 प्लस 2ab मतलब 8m² प्लस 16। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं m² प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड m² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू आयोटा 2 लिखना, आयोटा 2, यहाँ पर भी 0 प्लस माइनस आयोटा 2। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपके रूट्स कैसे हैं, ये रिपीटेड इमेजनरी हो रहे हैं, सेम रूट्स आ रहे हैं और रिपीट हो रहा है रूट। तो यहाँ पर जब रूट रिपीट होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा है प्लस माइनस आयोटा बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब वाई सी, ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स मतलब 0x, फिर c1 प्लस c2x, दो रूट्स इक्वल हैं, रिपीट हो रहे हैं, इमेजनरी रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो c1 कॉस बीटा x की जगह क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2, क्योंकि यहाँ पर पावर कितने, ऑर्डर कितना है 4, तो यहाँ पर कितने रूट्स निकलेंगे, 4 निकलेंगे, इसका मतलब हमारे 4 कांस्टेंट आएंगे, 4 कांस्टेंट आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x कॉस बीटा x मतलब कॉस 2x प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा x मतलब 2x। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो इस टाइप से हमें जब रूट्स हमारे रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, इमेजनरी हैं या रिपीटेड इमेजनरी हैं तो हम इससे कर सकते हैं। और अगर हमारे रूट्स इरोटेशनल हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पर्टिकुलर इंट्रीगल, केस फर्स्ट से लेके केस 8 तक। तो यहाँ पर केस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।